हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज उज्जवल दीक्षित एंड वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रीसेंट केस की जिसमें रेप एलिगेशन थे और उसके बाद वो सेटल हो गए, जिसके बाद कोर्ट ने उस पूरी एफआईआर को क्वॉश करा दिया। तो इसकी कहानी, इस पूरी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। वो कहानी क्या होने वाली है, एक सिचुएशन होने वाली है जिसमें आप बताइए कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई जाते हैं एक्स, वाई, जेड को मारने। ई इसमें से वुमेन है, ठीक है। पहली एफआईआर होती है, एक्स वाई जेड कराते हैं। फर्स्ट एफआईआर एक्स वाई और जेड कराते हैं ए बी सी डी ई के ऊपर, ठीक है। ए बी सी डी ई के ऊपर, और ये सब हर्ट और अनलॉफुल असेंबली इन सब के बारे में होती है। दूसरी एफआईआर ई कराती है जेड के ऊपर और ये होती है 376, दैट इज रेप। एलिगेशन क्या था इस एफआईआर में? एलिगेशन ये था कि दैट पर्सन सेक्सुअली हरेस्ड हर, टुक हर फोटोग्राफ्स एंड देन ब्लैकमेल्ड हर, और उस ब्लैकमेल में ही मतलब ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ई। तो 376 बन गया क्योंकि इट वाज नॉट अ फ्री कंसेंट और वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। अब क्या होता है कि कुछ सालों बाद ई हाई कोर्ट जाती है और कहती है कि जो सेकेंड एफआईआर है इसको क्वॉश कर दो, सेकेंड एफआईआर को क्वॉश कर दो। अच्छा, जो मैं केस से बात कर रहा हूं मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं। ये फैक्ट सेम है लेकिन फिर भी हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने यहां कुछ और डिसाइड कर दिया वहां कुछ और है तो कंटेम्प्ट ना लग जाए। तो इसलिए मैं इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, उससे कोई भी इसका मतलब नहीं है। सेकंड, वो कहती है कि जो सेकंड एफआईआर है ये क्वॉश कर दी जाए। क्यों क्वॉश कर दी जाए? क्योंकि वो अब हैप्पीली मैरिड है। किससे? जेड से नहीं, वो हैप्पीली मैरिड है किसी पी से। और अब ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेकंड एफआईआर में चल रही है, जो ट्रायल चल रहा है, इससे उसकी जो मैरिड लाइफ है उसकी, वो हैरेस हो रही है एक तरीके से। उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके लिए मुसीबत बन गई है, उसकी मैरिड लाइफ के लिए मुसीबत बन गई है। अब इस बेसिस पे हाई कोर्ट तो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सेकेंड एफआईआर को क्वॉश कर देता है। सेकेंड एफआईआर को क्वॉश कर देता है। क्वेश्चन यहां पे ये निकल के आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी एफआईआर को क्वॉश कर सकता है, वो भी रेप की एफआईआर को, जस्ट बिकॉज द पर्सन, द विक्टिम इन दैट केस वाज हैरेस्ड बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच वाज गोइंग ऑन इन दैट केस। कैसे वो हरेस हुई होंगी? अगर हम लोग सोचें क्यों उनको हरेसमेंट, क्यों उनके में स्टेबिलिटी नहीं आ गई होगी? पहला तो हो सकता है सोशल स्टिग्मा, लेकिन सोशल स्टिग्मा इसलिए यहां पे इतना रेलेवेंट नहीं हो जाता है क्योंकि मैरिड जब वो हुई उससे पहले ही रेप हो गया था। तो अगर इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा होता तो मैरिज में दिक्कत आ रही होती। वंस अ पर्सन मैरी यू आफ्टर हैविंग फुल नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड टू यू, आई डोंट थिंक इतना पागल होगा कि वो फिर आगे दिक्कत करेगा, लेकिन मान लेते हैं वो भी। दूसरा हो सकता है कि मैरिड लाइफ तो हो गई, ठीक है, वो चाहती है कि जिसने उसके साथ रेप किया वो पनिश किया जाए, लेकिन रोज रोज कोर्ट में आना, रोज रोज कोर्ट में जाना, उसके कारण उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही हो। दूसरा ये केस हो सकता है। पहला केस तो समझ में आता है, लेकिन दूसरा केस अगर ये है तो क्या ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर नहीं है? इज इट नॉट फेलियर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? और क्या क्वॉशिंग द एफआईआर इज द प्रॉपर रेमेडी? कोर्ट ये भी तो कर सकता है, कोर्ट कहे कि ठीक है आपको रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी रेप का विक्टिम होता है तो उसको ट्रायल या फिर पूरी प्रोसीडिंग में कितनी बार जाना पड़ता है? एक तो 164 का पहले बयान हो जाता है, उसके बाद ट्रायल में 1 या 2 बार उसको जाना पड़ता है। कोर्ट कह दे कि आपका ठीक है, हम इन कैमरा ट्रायल करा देंगे, और नीचे वाली कोर्ट को, सीजीएम हो चाहे डीजे हो, उसको इंस्ट्रक्ट कर दे, एडीजे कोर्ट हो, उसको इंस्ट्रक्ट कर दे कि आप एक ही दिन में इनके बयान ले लीजिए, क्रॉस और चीफ हो जाए, कुछ भी होना हो जो वो हो जाए। हम सिर्फ इस वजह से, क्योंकि एक महिला जिसके साथ रेप हुआ है उसका केस को पूरी तरीके से क्वॉश कर देते हैं, पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वॉश कर देते हैं, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है लाइफ में, या फिर वो हरेस हो रही है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के चलते। तो क्या जो पर्सन जिसने रेप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, ये न्यायपूर्ण होगा? क्योंकि रेप इज नॉट जस्ट अगेंस्ट द पर्सन जिसके साथ हुआ है। अगर हम लोग याद करें तो निर्भया केस में, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मैं फिर से कह रहा हूं, निर्भया ऐसा कोई केस होता है और उसमें सेटलमेंट हो जाता है और उसके बेसिस पे वो एफआईआर क्वॉश कर दी जाती है, तो क्या ये सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि निर्भया से सिर्फ निर्भया के पेरेंट्स अफेक्ट नहीं हुए थे, पूरा देश अफेक्ट हुआ था।
When a heinous offense like murder or rape take place, it's not just the victim who get affected, it's the whole society which gets affected. हर व्यक्ति में डर का माहौल होता है, तो इसीलिए स्टेट उस मुकदमे को लड़ती है और स्टेट कहती है कि इट इज आवर ड्यूटी टू गेट दैट पर्सन पनिश्ड। लेकिन अगर ये होता, दूसरी सिचुएशन हम ले लेते हैं कि ए और बी, ये 16 साल की लड़की है, ये 18 साल का लड़का है, दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब यहां पे रेप की एफआईआर हो जाती है। 3 साल बाद ए और बी शादी कर लेते हैं, जब ये 19 की होती हैं, वो 21 के होते हैं। अब ये जो रेप की एफआईआर थी, इसको ये कॉज करने के लिए कहती हैं, क्यों? क्योंकि ए और बी हैप्पीली मैरिड हैं। वो कहती है कि वी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप विच वी हैड एट दैट टाइम। इट वॉज नॉट अ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑल्दो लीगली अगर हम देखें तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी नेचर इस एक्ट का और इस एक्ट में जो रेप हुआ है और जो पहले वाले में हुआ है उसमें बहुत अलग है। तो ये तो कॉज किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर उसकी लाइफ इसलिए इफेक्ट हो रही है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल रही है जिसके खिलाफ वो पनिशमेंट देना, जिसको वो पनिश कराना चाहती ही नहीं है। लेकिन पहले वाले केस में वो पनिश कराना चाहती होगी, लेकिन वो इसलिए नहीं करा रही क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इतनी ज्यादा लंबी हो गई थी कि उसके लिए हैरेसमेंट बन गई थी। ऐसा मैं मान रहा हूं कि हाइपोथेटिकली, मैं केस से रिलेट नहीं कर रहा हूं, हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन वो जो कोर्ट ने कहा वो तो सरोपरि है, वो तो मतलब कोई उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया, वो रीजन मैं आपको दिखाता हूं कि क्या था। कॉज करते समय शी हैज सबमिटेड दैट शी इज नाउ मैरिड, सेटल्ड इन हर पर्सनल लाइफ, continuing with the criminal proceeding would only disturb her peace and stability. Her stand is neither tentative nor ambiguous. She has consistently maintained, including through an evidence on record, that she does not support the prosecution and wants the matter to end. She is not supporting the prosecution either because she does not want to, because of the suffering which she had during the whole prosecution, और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि maybe the criminal proceeding will prove that there was no incident of rape. फिर क्या ये accused के लिए सही है? क्या ये चीज accused के लिए सही है कि उसके ऊपर आरोप लगाया गया था 376 का, अगर वो फॉल्स आरोप है तो बताइए। इसलिए what should have been the proper remedy? Is quashing the FIR a proper remedy? जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं। अब हम लोग बात आ जाते हैं ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, लगे हाथ एक केस भी पढ़ लेते हैं क्लैट पीजी के लिए। इसमें क्या कहा गया था? इसमें क्या था मुद्दा? Can the High Court invoke its inherent power under Section 482 to cause the criminal proceeding for non-compoundable offences on the basis of compromise between the parties? दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, कंपाउंडेबल, एक नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में सेटलमेंट के बेसिस पे आप केस वहीं पे खत्म कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन कंपाउंडेबल केस है तो ट्रायल कोर्ट में कभी भी सेटलमेंट के बेसिस पे केस नहीं खत्म होगा। अगर आपने सेटलमेंट किया है तो आपको हाई कोर्ट में जाके 482 में उसको कॉश कराना पड़ेगा। उसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है नॉन कंपाउंडेबल में, बताता हूं। नॉन कंपाउंडेबल अगर ये है, इसमें दो कैटेगरी हैं, एक सीरियस ऑफेंस है, एक नॉन सीरियस ऑफेंस है। कंपाउंडेबल में हर केस, जो जितने भी कंपाउंडेबल केसेस हैं वो सब खत्म हो जाते हैं अगर सेटलमेंट हो जाए। लेकिन इसमें अगर सीरियस ऑफेंस में सेटलमेंट हो रहा है तो कॉश नहीं करती है एफआईआर, कौन? कोर्ट। नॉन सीरियस ऑफेंस में हो रहा है तो कॉश कर देती है। यही चीज ज्ञान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही। उन्होंने कहा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नॉर्मली कैन नॉट बी कॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सेटलमेंट। सिर्फ सेटलमेंट के बेसिस पे हम उसको नहीं कर सकते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को कॉज। हाउएवर इन केसेस जो सिविल इन नेचर हैं, जैसे कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, प्रोसीडिंग कैन बी कॉज टू प्रिवेंट इनजस्टिस। इन केसेस में अगर भले ही वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, प्रोसीडिंग को कॉज किया जा सकता है। लेकिन किन प्रोसीडिंग को कॉज नहीं किया जा सकता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं, हीनियस एंड सीरियस ऑफेंसेस cannot be caused on settlement as they affect public interest and social fabric. हीनियस ऑफेंसेस को नहीं किया जा सकता। कौन से हीनियस ऑफेंस होते हैं? मर्डर, रेप, डकैती। इस केसेस में तो, इस केस में जो हम लोगों ने पढ़ा, ये वाला, ये जो केस है अभी 16 जुलाई का ही है, इसमें तो मर्डर था, इसमें सॉरी रेप था। फिर क्यों कॉश हो गया? क्योंकि रेप में भी उन्होंने कैटेगरी बना दिया है कि कुछ कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किया जा सकता है, लेकिन क्या वो सर्कमस्टेंस एक्सेप्शनल हैं जो इस केस में थे? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि यहां पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस थे, वो भी ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो कि कोर्ट को मजबूर कर दें कि वो उसको कॉश कर दे प्रोसीडिंग? और क्या रीजन दिया गया है? रीजन ये दिया गया है कि अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटिन्यू करते
अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटिन्यू करते तो उसकी जो महिला है, जिसके साथ विक्टिम है, जिसके साथ रेप हुआ था, उसकी पीस और स्टेबिलिटी मैरिड लाइफ की इफेक्ट हो रही थी। वॉज दिस exceptional circumstances leading the court to cause the FIR? It is a question which the court has answered in affirmative. लेकिन आपको क्या कहना है? You can comment down below. Thank you and we will meet in the next video.